हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ऑनेस्ट वे में नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बताने जा रही हूँ। नेशनल पेंशन स्कीम एक बहुत ही अच्छा स्कीम है जिसमें आप अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। आई एम श्योर कि आपको बहुत क्लैरिटी में समझ आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप रिटायरमेंट के बाद सिक्योर्ड रहना चाहते हैं, सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ के लिए तैयार रहना चाहते हैं और रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप एनपीएस के बारे में ज़रूर जानिए। एनपीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है एंड इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2004 फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बट प्रायर टू 2009 ये सबके लिए ओपन कर दिया गया। और इसके बारे में हम एक ओवरव्यू जानते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हर साल इन्वेस्ट करना पड़ता है एनपीएस में। अभी द मिनिमम अमाउंट इज़ ₹1000 पर ईयर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 फंड मैनेजर्स को अपॉइंट किया है, जो कि है LIC, HDFC म्यूचुअल फंड्स, UTI म्यूचुअल फंड्स, SBI पेंशन फंड्स, आदित्य बिरला कैपिटल एंड कोटक महिंद्रा, जो कि आपके जो एनपीएस में लगाए हुए पैसे को मैनेज और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और इक्विटी में, जिसमें आपको रिटर्न जनरेट होता है। अभी 10 साल का एवरेज देखें तो एनपीएस ने 8 से 10% का रिटर्न दिया हुआ है। और जैसे ही आप एट द एज 60 रीच करते हैं, आपके रिटायरमेंट को रीच करते हैं, तो आपका जो पूरा पैसा एंड रिटर्न का 60% एज अ लमसम दिया जाता है, जो कि टैक्स फ्री होता है, और बाकी जो 40% है एज अ एन्युटी मिलता है। इट मीन्स कि आपको हर मंथ एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता रहेगा जो कि टैक्स एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। ये तो हो गया एक ओवरव्यू जिसमें हमने जाना कि एनपीएस कैसे काम करता है। इसी वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और विस्तार से हर चीज़ एनपीएस के बारे में बताऊंगी। चलिए अब जानते हैं और अच्छे से एनपीएस के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट करने के स्टाइल में एनपीएस आपको 2 ऑप्शन देता है। एक होता है एक्टिव चॉइस और एक होता है ऑटो चॉइस। चलिए पहले जानते हैं कि एक्टिव चॉइस क्या होता है। एक्टिव चॉइस में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो कितना % इक्विटी में जाएगा, कितना % गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा और कितना % कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा। बट इसमें 2 एग्जाम्पशन है। द फर्स्ट एग्जाम्पशन विच आई एम गोना टेल इज़ दैट इक्विटी में आप मैक्स टू मैक्स 75% ऑफ योर एलोकेटेड मनी ही लगा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ऐसा कोई एग्जाम्पशन नहीं है। तो इसके मिक्स मैच में आप डिसाइड कर सकते हैं आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर कि आप कितना % इक्विटी में, कितना % कॉर्पोरेट बॉन्ड में और कितना % गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डालना चाहते हैं। इक्विटी में इसीलिए 75% है क्योंकि इक्विटी जो है वो एक रिस्की क्लास में आता है, इसलिए वहाँ पे 75% है। और एग्जाम्पशन 2 के बारे में बात करते हैं। तो इक्विटी में 75% ओनली एट द एज ऑफ 50 तक आप कर सकते हैं। जैसे ही आप एट द एज ऑफ 50 हिट करते हैं तो हर साल 2.5% ये जो इक्विटी का एलोकेशन है वो रिड्यूस होता है एंड एज यू रीच द एज ऑफ 60 द जो एलोकेशन ऑफ इक्विटी है वो सिर्फ 50% रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जैसे एज बढ़ता है, हम ये मान के चलते हैं कि आपका रिस्क एपिटाइट कम होता है और आप सिक्योर्ड रिटर्न की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ऑटो मोड क्या होता है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आता कि आपको कितना % कितना एलोकेट करना चाहिए या आपको ये सब झमेला लगता है तो ऑटो मोड आपके लिए है। ऑटो मोड आपको अगेन 3 ऑप्शन देता है: एग्रेसिव फंड, मॉडरेट फंड और कंजर्वेटिव फंड। एग्रेसिव फंड मतलब अगर आप रिस्क एपिटाइट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आपको एग्रेसिव फंड लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको मॉडरेट फंड लेना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो में मॉडरेट फंड होता है। और आप कंजर्वेटिव फंड में जा सकते हैं अगर आप कंजर्वेटिव है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बट इसमें भी कुछ एग्जाम्पशंस हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि रिटर्न्स जो है इक्विटी मार्केट में ज़्यादा मिलता है और वो रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ये जो एलोकेशन ऑफ जो इक्विटी है इसी के बेसिस पे डिसाइड होता है जो रिस्क फैक्टर। तो जो एग्जाम्पशन की बात कर रही हूँ, तो एग्रेसिव फंड में मैक्सिमम एलोकेशन 75% इक्विटी को दिया जाता है, पर जैसे आप 35 एज को हिट करते हैं इसका एलोकेशन रिड्यूस किया जाता है ग्रेजुअली और बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब बॉन्ड्स की ओर ज़्यादा लगाया जाता है
डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो कि मॉडरेट फंड है, इसमें 50% इक्विटी मैक्सिमम लगाया जाता है अनटिल द एज ऑफ 35। जैसे ही आप 35 एज हिट करते हैं, अगेन इक्विटी प्रपोर्शन जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं, और जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, उसमें प्रपोर्शन ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है। और सेम इन कंजर्वेटिव फंड जो कि 25% मैक्स इक्विटी में इन्वेस्ट करता है अंटिल द एज ऑफ 35। जैसे ही आप 35 की एज को हिट करते हैं, उन लोग इक्विटी को रिड्यूस करके दूसरे एसेट्स क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, चलिए जानते हैं अब हम एनपीएस के लॉक इन पीरियड के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि एनपीएस का लॉक इन पीरियड अप टू एट द एज ऑफ 60 होता है। जैसे ही आप 60 एज हिट करते हैं तो आप 60% ऑफ मनी विथ रिटर्न को विड्रॉ कर सकते हैं, और 40% एन्युइटी कंपलसरी है, और आप इसको 70 एज तक भी डेफर कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है, जो आपने 60% तो विड्रॉ कर दिया, आप सोच रहे होंगे 40% जो है वो एनवीटी कैसे काम करेगा। तो 40% जो है आपको एनवीटी प्लान एक ख़रीदना पड़ता है इंश्योरेंस प्रोवाइडर से, जो कि इसको आपको एक एनवीटी में कन्वर्ट करके आपको एक मंथली पेंशन देता है हर मंथ। तो जो 40% जो पैसा विथ रिटर्न जो है उसका आपको एनवीटी मिलेगा हर महीने एज अ पेंशन। पर अगर आपका टोटल इन्वेस्टेड मनी इज़ लेस देन 2.5 लाख रुपीज़, तो फिर आप 100% ऑफ मनी विड्रॉ कर सकते हैं, आपको एनवीटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि एट द एज ऑफ 60 तक लॉक इन पीरियड होता है, बट पहले आप अगर विड्रॉ करना चाहते हैं अपने पैसों को, तो आप कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, क्या रूल्स है। आपको 3 इयर्स तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने अकाउंट में, और आप सिर्फ 25% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मनी ही विड्रॉ कर सकते हैं। 25% ऑफ योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कई बार कंपनी भी फंड करते हैं आपके एनपीएस के लिए, तो आपने जो पैसा लगाया है उसका ही 25% विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी ज़िंदगी में 3 बार एंड वंस इन अ 5 ईयर। और आपको उसमें स्पेसिफिक रीजंस भी देने पड़ते हैं, जैसे कि इमरजेंसी सिनेरियोज लाइक एजुकेशन, वेडिंग, वेलनेस, बिजनेस एट्सेट्रा, तब जाके आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के ऊपर, दैट इज़ प्री मैच्योर एग्जिट। प्री मैच्योर एग्जिट क्या होता है? अगर आप 60 एज के पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और आप ये रिटायरमेंट स्कीम को चालू करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एटलीस्ट 10 ईयर एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना होगा, और आप मैक्सिमम 20% ऑफ अमाउंट ऑफ मनी ही विड्रॉ कर सकते हैं, और 80% आपको एनवीटी लेना पड़ेगा। बट अगर आपका टोटल इन्वेस्टेड मनी अगेन इज़ लेस देन 2.5 लाख रुपीज़, यू कैन विड्रॉ ऑल योर 100% ऑफ योर मनी। चलिए अब हम जानते हैं टैक्स बेनिफिट्स के बारे में, जो कि एनपीएस की एक स्पेशलिटी है। आपने जो पैसा कंट्रीब्यूशन किया है वो टैक्स फ्री होता है, जो रिटर्न्स होता है वो टैक्स फ्री होता है, और जो आप लमसम और वो जो मनी विड्रॉ करते हो एट लास्ट, जैसे मैंने बोला 60% ऑफ द मनी यू कैन विड्रॉ एज अ लमसम, वो भी टैक्स फ्री होता है। टैक्स लगता है आपके एनवीटी में। अब हम बात करेंगे जो डिडक्शंस के बारे में, क्या क्या क्राइटेरिया है। अंडर 80C के तहत आप टैक्स डिडक्शन 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं, और एडिशनल 50,000 आप सेक्शन 80 CCD के अंदर क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब आप 2 लाख का टैक्स रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी है, तो आपको इसके तहत टैक्स रिडक्शन का बेनिफिट विल बी ऑफ 10% ऑफ बेसिक प्लस DA। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, टैक्स बेनिफिट का लाभ आप इस स्कीम में उठा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, आप एनपीएस अकाउंट कैसे खोलेंगे। आप कोई बैंक में जाइए और बताइए कि आपको एनपीएस का अकाउंट खोलना है, वो आपको सब फॉर्म्स दे देंगे, आपको आधार कार्ड वगैरह में भी आपको डॉक्यूमेंट सब देना पड़ेगा, और आपको इसके बाद एक नंबर देगा बैंक, जो कि है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो कि ईपीएफ के यूएन नंबर जैसा है, और इसमें आपका पूरा एक्टिविटी मैप होगा। और अगर आप झट से इसको ऑनलाइन में रजिस्टर करना चाहते हैं, ये प्रक्रिया भी बहुत ही इजी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ENPS के वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म फिल करना, आधार कार्ड का डिटेल्स देना है, वो आपको जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है कोरियर से भेज देंगे, और आपका मैपिंग सब चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ENPS के वेबसाइट को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने डाल दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं।
चलिए हम अब झट से इस वीडियो को सम अप करते हैं। मैं आपको दोनों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगी एनपीएस के बारे में। मेरे को लगता है कि एनपीएस एक बहुत ही अच्छा स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें आप बहुत अच्छा स्मूथ रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। इसमें टैक्स डिडक्शन का सिनेरियो है, इसमें आपको गुड रिटर्न्स मिल रहा है। हालांकि रिटर्न्स आर नॉट दैट मच गुड, लाइक 8 to 10% है अभी 10 साल के कंपैरिजन में हमने देखा है, बट इट्स अ डिसेंट क्या बोलते हैं रिटर्न। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस, मुझे लगता है इसका जो लॉक इन पीरियड है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए मुझे ये एक पॉइंट डिसएडवांटेज लगता है। और एक सेकेंड पॉइंट जो मुझे डिसएडवांटेज लगता है, इनका एनवीटी प्लान जो है हमको इंश्योरेंस कंपनी से देना पड़ता है, और इसमें जो रिटर्न होता है वो थोड़ा कम होता है, लाइक 5 to 7% ही होता है। और उसमें इंश्योरेंस भी कंपल्सरीली लेना पड़ता है, मतलब आपने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया उसी से डिडक्ट होता है। तो मुझे ये कुछ पॉइंट्स इसके डिसएडवांटेज लगते हैं, बट ओवरऑल एनपीएस इज अ गुड स्कीम। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।